हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं आपको यहाँ पे कवर करा रही हूँ आपके क्लास 10th का साइंस। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है हमारा चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमारे पास 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो का एजेंडा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आपको बेटा यहाँ पे ये चीज याद रखनी है दैट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बोला कि ये आपका कुछ रिएक्टेंट है ए एंड दिस इज रिएक्टेंट बी। ये दोनों जब कंबाइन कर जाएंगे तो हमारे पास बनेगा ए बी। सो अगर हम लोग जनरल फॉर्म डिस्कस करें किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है दैट ए बी के साथ रिएक्ट करेगा और ए बी में बॉन्ड बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा ए बी। सो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू कैन हैव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो रही, यू कैन हैव 2 और मोर रिएक्टेंट्स। आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी ओनली वन। दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये रिएक्ट करेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला ए और बी ने मिलकर क्या बना दिया, ए बी। अब हमने ये भी बोला है दैट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल रही थी, कंबाइन हो रही थी। अब ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन कहाँ से आया, डीकम्पोज से। डीकम्पोज का मतलब टूटना। ये चीज कि जैसे आपके पास कोई एक इकट्ठी चीज है लाइक दिस ए बी, अगर ये ब्रेक हो जाए इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट अगर ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, उसको कहा जाएगा फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने बोला ना कि ये ऑपोजिट है, तो यहां पे याद रखेंगे दैट इन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज होने वाली है कि जो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है ए बी, which is a single reactant, it will decompose into 2 or more products। ये 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। सो वी कैन से डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज द वन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। क्या लिख सकते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes to give 2 or more प्रोडक्ट्स। एक जो सिंगल रिएक्टेंट है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा हमने क्या बोला था दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहता है आपके पास, एक्सोथर्मिक। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। दिस मीन्स दैट heat or we can say energy is released during the रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी रिलीज होती है।
अभी जो डीकॉम्पोजिशन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज, आप बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज, अगर कॉम्बिनेशन एक्सो है तो डीकॉम्पोजिशन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या रहता है, हमारे पास हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप सबने नोट कर लिया होगा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो हम लोगों ने क्या कहा, दैट कि हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, दैट वी हैव अ सिंगल रिएक्टेंट, हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है और वो डीकम्पोज हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है एक हिसाब से इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है सोचने वाली, अगर हम लोग किसी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक समथिंग, अगर हमें किसी चीज़ को ब्रेक करना है, ऑब्वियसली हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। इसीलिए ये हमारे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो गए, एंडोथर्मिक इन नेचर। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। अब जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग जो एनर्जी देंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान, वो हो सकती है हीट, वो हो सकती है सनलाइट, या फिर वो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या बोला, हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान अगर किसी एक रिएक्टेंट को डीकम्पोज करवाना है, हमें एनर्जी देनी होगी। जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी हिसाब से जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स बन जाती हैं। ऐसा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो डीकॉम्पोजिशन है, जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है हीट प्रोवाइड करने पर, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से जब भी हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा, उसे कहा जाता है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपली फोटोलिसिस। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और डीकॉम्पोजिशन होगी, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक decomposition reaction, or it is simply called as electrolysis। चलिए, याद आपको रखना है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्म, ये स्पेशली हीट के लिए वर्ड जो है ये यूज किया जाता है। अब थर्मल डीकॉम्पोजिशन की रिएक्शन क्या होगी आपको याद रखनी है। थर्मल डीकॉम्पोजिशन पहला रिएक्शन, ये सभी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो बताने वाली हूँ, इन्हें ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब जो पहला है, अगर मेरे पास हो CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट के लिए हम लोग डेल्टा का साइन डालते हैं, हीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा का साइन डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, CaO प्लस CO2, इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करने पर उसने 2 प्रोडक्ट्स दे दिए CaO एंड CO2। इसके अलावा अगर हमारे पास हो फेरस सल्फेट
FeSO4। अगर फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3 अलॉन्ग विद SO2 एंड SO3। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। FeSO4 का कलर, यहाँ पे कलर चेंज आपको याद रखना है। FeSO4 का कलर हमारे पास रहता है ग्रीन, लाइट ग्रीन सा कलर रहता है। और जो Fe2O3 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड जो बन गया, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इट इज रेडिश ब्राउन। ये कलर चेंज याद रखना है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये जो SO2 और SO3 है, SO2 और SO3 का पंजेंट स्मेल रहता है। दे हैव पंजेंट स्मेल, मतलब सफोकेशन होती है, पंजेंट स्मेल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनकी रहती है सफोकेटिंग स्मेल। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको इंडिकेट करने के लिए कि SO2 या SO3 बना, तो यहाँ पे कहा जा सकता है दैट दे हैव अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर का जो है स्मेल रहता है। तो मतलब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट की थर्मल डीकम्पोजिशन, PbNO3 होल ट्वाइस। ये हमारा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO along with nitrogen dioxide NO2 and oxygen gas will also be evolved। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में क्या इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे गैस एवोल्यूशन के लिए हम लोग अपवर्ड एरो जो है वो शो करते हैं। अपवर्ड एरोज हमें क्या शो करते हैं कि इनमें गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे कलर चेंजेस देखेंगे। लेड नाइट्रेट हमारे पास एक वाइट सॉल्ट है। जब भी हीट करने पे लेड ऑक्साइड बनता है तो लेड ऑक्साइड का कलर रहता है येलो। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास ऐसी गैस है विच इज ब्राउन इन कलर। तो कभी भी अगर आपको ब्राउन गैस कह के इंडिकेशन दी हो, ब्राउन गैस यहाँ पे इंडिकेट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ दोनों से CBSE एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो विटनेस किए गए हैं। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए एक बार। और इसके बाद हम लोग फिर फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन देखेंगे क्या है। यस, डन। अभी मैं इरेज करके लिख रही हूँ, या फिर अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटाकर लिख देती हूँ, इसको थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की, तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन जो है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या रहता है यहाँ पे हमारे पास कि जैसे अगर हमारे पास हो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग HNu लगाते हैं। न्यू कैसे बनाया, ऐसे वी बना के ऊपर मोल्ड कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज न्यू। ये इसके बारे में आप डिटेल में जानोगे जब आप हमारे पास +1 में आ जाएंगे। +1 में सेकंड चैप्टर करवाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा कि सनलाइट के लिए हमने HNu क्यों लिखा। अभी के लिए बस इसको याद रख लो। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आ जाता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, तो इसका डीकम्पोजिशन किस में होगा, इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। इसी तरह से सिल्वर जैसा होता है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, अगर ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाए तो क्या बनाएगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन। सिमिलर रिएक्शन है AgCl और AgBr का। सनलाइट की प्रेजेंस में आने पर सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन और ब्रोमीन अलग। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2। बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा सकते हैं तो यहाँ 2 आएगा, Br को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, और या फिर सिल्वर को 2 बनाने के 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। याद रखना है ये रिएक्शंस यूज होते हैं इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में।
इम्पॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस पे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है। यहाँ पे वाटर का आपको डीकॉम्पोजिशन, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन या कह लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, H2O वाटर है ना। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकल जाएंगे इनटू H2 एंड O2। डन। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ध्यान से देखें, आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स, ऑक्सीजन का केवल 1 मोल बन रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो यहाँ पे क्या है, 2:1। और ये हमारे पास हो गई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप्स, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन आया है, कहते हैं डीकॉम्पोजिशन जो है हम लोग करवा सकते हैं हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी से। आप तीनों के केसेस में एक एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एक एक एग्जाम्पल का एक एक मार्क था और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल डीकॉम्पोजिशन की ये 2nd और 3rd नंबर वाली एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और तभी आप इसको अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कहीं से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब करने के लिए। अगर तो वहीं पे कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल हुआ तो वहीं कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगर मुझे लगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कमेंट बॉक्स में समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगी। तो अभी आपको कैसा पता चलेगा कि आपके कमेंट पे कोई वीडियो बना है या नहीं? तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को और प्रेस कर देना है आपको बेल आइकन, सो दैट जैसे ही कोई भी वीडियो पब्लिश होता है आपको उसका अपडेट मिल जाए और आप इसी तरह से बिल्कुल आसान सी भाषा में अपनी इस केमिस्ट्री को समझते चले, आपका इंटरेस्ट बनता चले और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।